हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जे आर चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज से हम एनसीईआरटी और आरबीएससी जो साइंस की बुक्स है उनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश रहेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करते हैं हम स्वामी विवेकानंद जी के इस महत्वपूर्ण कथन के साथ। इन्होंने कहा था कि जितना कठिन संघर्ष होगा जीत भी उतनी शानदार होगी। तो कोई भी परीक्षा हो वो मेहनत तो मांगती है, और इसी मेहनत को मद्देनज़र रखते हुए आज से हमने ये साइंस की महत्वपूर्ण 5000 प्रश्नों की प्रश्नोत्तरी शुरू की है। तो देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। जो पैरोटिड ग्रंथि होती है वह कहाँ पाई जाती है? आपके ऑप्शन है ग्रसनी, मुख गुहा, आमाशय और छोटी आंत। तो हमें पता है कि जो पैरोटिड ग्रंथि है वो गले में पाई जाती है, और गले से तात्पर्य है मुख गुहा से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मुख गुहा। अगला प्रश्न देखते हैं। लार ग्रंथि किसमें अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए मानव, ऑप्शन बी चूहे में, ऑप्शन सी गाय में, ऑप्शन डी जो है इसका मेंढक और व्हेल मछली में। तो हम जानते हैं कि मानव, चूहे और गाय में लार ग्रंथियाँ उपस्थित होती है, जबकि जो मेंढक और व्हेल मछली होती है इनमें लार ग्रंथियाँ अनुपस्थित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है हमारा, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो ऑप्शन ए है इसका टाइलिन एमाइलेज, ऑप्शन बी है पेप्सिन, ऑप्शन सी है रेनिन, ऑप्शन डी है ट्रिप्सिन। तो हम जानते हैं कि लार में जो पाया जाता है वो एंजाइम होता है एमाइलेज या टाइलिन। एमाइलेज या टाइलिन जो कि लार में पाया जाता है ये कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो जो अपन भोजन ग्रहण करते हैं उसमें सबसे पहले पाचन स्टार्ट होता है कार्बोहाइड्रेट का। तो प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि निम्न में से कौन से तत्व का सबसे पहले पाचन शुरू होता है? तो उसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। तो देखते हैं अगला प्रश्न हमारा, लार में कौन सा आयन पाया जाता है? कैल्शियम, पोटेशियम साइनाइड या थायोसाइनेट। तो हम जानते हैं लार में थायोसाइनेट आयन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। शाकाहारी जंतुओं में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? कर्तंक, रदनक, अग्रचर्वणक या चर्वणक। तो शाकाहारी दंतों का जो मुख्य काम है वो होता है भोजन को काटना, और भोजन को काटने का काम जो करते हैं वो कर्तनक करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्तंक। अगला प्रश्न है हमारा, मांसाहारी जंतुओं में कौन से दांत अधिक विकसित होते हैं? तो मांसाहारी दंतों का काम है चीरने फाड़ने का। तो देखते हैं इनमें से कौन से दांत का काम चीरने फाड़ने का है। तो ऑप्शन ए है कर्तंक, ऑप्शन बी है रदनक, ऑप्शन सी है इसका अग्रचर्वणक और ऑप्शन डी है चर्वणक। तो चीरने फाड़ने का काम होता है रदनक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रदनक। तो हमने देखा जो कर्तंक दांत होते हैं ये सबसे आगे होते हैं, इनका काम है काटने का, और कर्तंक दांतों के जस्ट साइड में जो होते हैं वो रदनक होते हैं, और जो हमारे जबड़े में होते हैं वो अग्रचर्वणक और चर्वणक होते हैं। तो इसका काम है काटने का, इसका काम है चीरने फाड़ने का, और जो भोजन को चबाने का काम है वो है अग्रचर्वणक और चर्वणक का। इन दोनों का कार्य समान होता है। आगे बात करते हैं मानव में दंत सूत्र बताइए। 25-26, 20-22, 11-23 और 21-23। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 21-23। जबकि बच्चों में होता है 21-02, 21-02। तो आप टोटल कर लीजिए इनका 21-23 बटा 21-23, इन सबको जोड़ने के बाद में 2 से गुणा कर देना, तो ये आएगा टोटल 32, और बच्चों में होते हैं 20, इनको जोड़ने पर टोटल आएगा 20। अगला प्रश्न है हमारा, आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? ग्रहणी या जठर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि या पीनियल ग्रंथि। तो अपने को पता है कि ये तो अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं, तो ये तो होगा नहीं। आमाशय में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जठर ग्रंथि, जिसमें हमें पता है जठर रस पाया जाता है, जिसका पीएच होता है 1.2। अगला प्रश्न है हमारा, किस की उपस्थिति से पेप्सिनोजन सक्रिय पेप्सिन में बदल जाता है? और ये बात हो रही है अभी जठर ग्रंथि की। तो हमें पता है कि जठर ग्रंथि में कौन सा HCl पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता है? HCl। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, HCl। अगला प्रश्न देखते हैं हम, पाचन अंग में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। तो ऐसा कौन सा पाचन अंग है जिसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है? ऑप्शन देखते हैं हमारे। ऑप्शन है ए है मुख, ऑप्शन बी है पित्तरस, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पित्तरस। पित्तरस में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है।
आगे देखते हैं पित्त रस में कौन से वर्णक उपस्थित होते हैं। ऑप्शन ए है हमारा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है मायोग्लोबिन, ऑप्शन सी है बिलीरुबिन, ऑप्शन डी है बिलीवर्डिन। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, दोनों ही पाए जाते हैं किसमें, पित्तरस में। तो सी और डी दोनों इसके राइट आंसर हैं। आगे देखते हैं हम पित्तरस में उपस्थित दो लवण कौन से होते हैं। तो दो लवण की बात हो रही है तो सोडियम ग्लाइकोलेट और सोडियम टोरोकोलेट दोनों ही किसमें पाए जाते हैं, पित्तरस में। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं हम, व्यक्ति में पित्ताशय निकाल दिया जाए तो क्या होगा। पित्ताशय से पित्तरस स्रावित होता है जिसका कार्य होता है वसा का पायसीकरण, यानी वसा को छोटी छोटी गोलिकाओं के रूप में तोड़ना। तो जो पित्तरस है वो वसा से संबंधित होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वसा का पाचन नहीं होगा। वैसे ध्यान देने वाली ये बात है कि पित्त में किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है, तो ये किसी का भी पाचन नहीं करता है, लेकिन पित्त वसा का पायसीकरण करता है जिसकी वजह से उसका वसा का फिर पाचन होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। जबकि इसका मतलब ये नहीं कि पित्त रस जो होता है वो वसा का पाचन करता है, वसा का पाचन नहीं करता है, वसा का पायसीकरण करता है और पायसीकरण के बाद में ही वसा का पाचन होता है। अगला प्रश्न है, अग्नाशय में कौन सा लवण पाया जाता है। ऑप्शन ए सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट्स और ऑप्शन डी कैल्शियम क्लोराइड। तो हमें पता है अग्नाशय में जो पाया जाता है वो सोडियम बाइकार्बोनेट्स पाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा, आंत्र ग्रंथियों में कौन सा रस स्रावित होता है। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आंत्र ग्रंथियों में कौन सा रस पाया जाएगा, आंत्र रस। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आंत्र रस। अगला प्रश्न है, पूर्ण पाचक रस किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूर्ण पाचक रस कहाँ से स्रावित होता है हमारे, ऑप्शन ए मुख गुहा, ऑप्शन बी अग्नाशय, ऑप्शन सी आमाशय और ऑप्शन डी है छोटी आंत। तो हमें पता है मुख गुहा से केवल एक एंजाइम स्रावित होता है, एमाइलेज। तो इसका राइट आंसर देखते हैं कौन सा होगा। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अग्नाशय। हमें पता है कि छोटी आंत में तो ये सभी पाचक रस कार्य करते हैं, तो छोटी आंत इसका आंसर होगा नहीं, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। और हमें पता है कि आमाशय से जठर रस स्रावित होता है जो किसका पाचन करता है, प्रोटीन का आंशिक पाचन करता है। ये भी 30% ही पाचन कर पाता है प्रोटीन का आमाशय से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अग्नाशय। अग्नाशय से जो पाचक रस होता है उससे सभी तत्वों का बात करें पाचन हो जाता है, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, सभी का जो पाचन होता है वो अग्नाशय से स्रावित पाचक रसों के द्वारा हो जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो कि एक अवशेषीय अंग है कौन से भाग में पाया जाता है। तो वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स जो है बड़ी आंत में पाया जाता है, तो बड़ी आंत के कौन से भाग में पाया जाता है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है हमारा ग्रहणी, ऑप्शन बी है रेक्टम, ऑप्शन सी है सीकम और ऑप्शन डी है हमारा जेजुनम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सीकम। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो विटामिन का संश्लेषण करती है। तो इसका उत्तर यही मिल जाएगा हमें, सबसे बड़ी ग्रंथि हमें पता है यकृत होती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यकृत। अगला प्रश्न देखते हैं हम, यकृत ग्लूकोज को किस रूप में संचित करता है। ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी मंड। तो बात हो रही है यकृत की, यकृत ग्लूकोज को किस रूप में, तो ग्लूकोज का जो संचन होता है वो होता है ग्लाइकोजन के रूप में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्लाइकोजन। अगला प्रश्न है हमारा, ऐसी ग्रंथि जो अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है। तो ऑप्शन देखते हैं हम, ऑप्शन ए है हमारा अग्नाशय, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है हमारा थायराइड और ऑप्शन डी है हमारा एड्रिनल ग्रंथि। हमें पता है कि थायराइड और एड्रिनल ग्रंथि जो कि क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है, और यकृत जो कि बहिस्रावी ग्रंथि है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अग्नाशय ग्रंथि। ये अंतःस्रावी भी है और बहिस्रावी भी है। आगे बात करते हैं हम, जल व खनिज लवणों का अवशोषण कौन से भाग में होता है। ऑप्शन ए छोटी आंत, ऑप्शन बी मलाशय, ऑप्शन सी है आमाशय, ऑप्शन डी है बड़ी आंत। तो हमें पता है कि जल और खनिज लवणों का जो अवशोषण है वो बड़ी आंत के द्वारा किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी। छोटी आंत में भोजन का पाचन और अवशोषण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बड़ी आंत।
अगला प्रश्न है हमारा, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्रावण कौन सा पाचन अंग करता है। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन की हम बात कर चुके हैं। आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है बड़ी आंत, ऑप्शन बी है यकृत, ऑप्शन सी है अग्नाशय और ऑप्शन डी है आमाशय। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन हार्मोन, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी अग्नाशय, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि भी है और बहिस्रावी ग्रंथि भी है। अगला प्रश्न है हमारा, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने के लिए कौन सा एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। किसकी बात हो रही है, प्रोटीन की। ऑप्शन देखते हैं इसके, ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, लाइपेज एंजाइम, रेनिन एंजाइम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ट्रिप्सिन एंजाइम। अगला प्रश्न है हमारा, डायस्टेज एंजाइम का स्रोत है। ऑप्शन ए यकृत ग्रंथि, ऑप्शन बी लार ग्रंथि, ऑप्शन सी अग्नाशय ग्रंथि, ऑप्शन डी जठर ग्रंथि। तो डायस्टेज एंजाइम, जिसको टाइलिन या एमाइलेज भी कहते हैं, इसकी बात कर चुके हैं। तो ये हमें पता है लार ग्रंथि में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी लार ग्रंथि। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है की बात हो रही है। ऑप्शन देखते हैं इसके, ऑप्शन ए ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी पेप्सिन, ऑप्शन सी गैस्ट्रिन, ऑप्शन डी पेप्सिनोजन। तो हमें पता है कि ट्रिप्सिन, पेप्सिन और पेप्सिनोजन ये क्या है, ये एंजाइम होते हैं, जबकि जो गैस्ट्रिन है ये एंजाइम नहीं होता है, ये होता है हार्मोन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी गैस्ट्रिन। तो ये थे आज के हमारे 25 महत्वपूर्ण प्रश्न। अगले किसी वीडियो में फिर मुलाकात होगी हमारी, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।